नमस्कार बच्चों। तो आज हम इसका अगला नेक्स्ट पॉइंट करते हैं 2.3.8 किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त करते हैं। तो क्रियाकलाप नंबर 2.9। तो आओ बच्चों शुरू करें इसका क्रियाकलाप 2.9। एक चीनी मिट्टी की प्याली में लगभग 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट लें। जल की न्यूनतम मात्रा में इसे घोल दें। अशुद्धियों को छान लें। संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए जल को कॉपर सल्फेट के घोल से वाष्पीकृत करें, अर्थात उसको गर्म कर दें। अब देखो, यदि जल को शुद्ध करना हो तो कैसे शुद्ध करते हैं। ये जल भंडार है। इसके बाद इसको एक तलहट टैंक में सप्लाई दी जाती है, जिसमें ठोस पदार्थ होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और शुद्ध जल आगे चला जाता है। इसके बाद जो निलंबित अशुद्धियाँ होती है उसको आप दूर करने के लिए भी एक लोडेड टैंक होता है, उसके अंदर से पानी सप्लाई होता है और फिर छानक टैंक के अंदर आ जाता है, जिसके अंदर सबसे नीचे जो तल होता है वहाँ मोटे कंकड़, उसके ऊपर बारीक कंकड़ और बिल्कुल ऊपर बालू रेत का परत चढ़ी होती है, जिसके ऊपर पानी भर दिया जाता है। तो जो इसकी अशुद्धियाँ होती है वो नीचे बैठ जाती है तले में और पानी जो है वो आगे दूसरे टैंक में सप्लाई हो जाता है। इस पानी के अंदर बैक्टीरिया मारने के लिए इसका क्लोरीनीकरण किया जाता है और पानी शुद्ध होकर हमारे घरों तक सप्लाई हो जाता है। तो इस प्रकार से पानी को शुद्ध किया जाता है। विलयन को छानक पत्थर से ढक दें तथा कमरे के तापमान पर इसे दिन भर ठंडा होने के लिए शांत छोड़ें। आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों को चीनी मिट्टी की प्याली में प्राप्त करेंगे। इस प्रक्रम को क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। अब आप उत्तर दें, चीनी मिट्टी की प्याली में क्या आप अवलोकन करते हैं। चीनी मिट्टी की प्याली में आप क्या अवलोकन करते हैं। क्रिस्टल एक समान दिखाई देते हैं। चीनी मिट्टी की प्याली में रखे द्रव से कैसे प्राप्त करेंगे। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से जो नमक हम प्राप्त करते हैं उनमें बहुत सी अशुद्धियाँ हो जाती है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि साधारणतः वाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों से उत्तम होती है। कुछ ठोस अपघटित हो जाते हैं या कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थों को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियाँ रह जाती है। वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियाँ ठोस को दूषित कर देती है। अनुप्रयोग क्या। समुद्र जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार मिश्रण की प्रकृति के अनुसार ऊपर दी गई विधियों में से किसी का प्रयोग कर हम शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकियों में विकास के साथ कई और पृथक करने वाली विधियों का आविष्कार हो चुका है। शहरों में जल घर से पीने योग्य जल की आपूर्ति की जाती है। जल घर की एक रेखा चित्र 2.13 में दर्शाया गया है। जल घर से अपने घर में प्राप्त होने वाले पेय पदार्थ को विभिन्न चरणों पर अपनी कक्षा में चर्चा करें। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन शुद्ध पदार्थ तथा मिश्रण में अंतर को समझने के लिए आइए सबसे पहले भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बीच के अंतर को जानें। पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रवना, कवंतनाक इत्यादि के भौतिक गुण कहा जाता है।
अवस्था का अंत रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन के बिना परिवर्तन किए होता है कि उसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, और उसकी रासायनिक प्रवृत्ति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान है। जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हैं, इनकी गंध व ज्वलनशीलता में अंतर है। अब हम कह सकते हैं कि तेल हवा में जलता है, जबकि जल आग को बुझाता है। तेल का रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों परिवर्तन होते हैं। क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं? शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं? पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्व यौगिक में वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्व क्या होते हैं? रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व नाम दिया। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट वाइजिए सन 1743 से सन 1794 में सबसे पहले तत्व को परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उसके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य तरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु, उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातुएं प्राय दिए हुए निम्न गुण द्रव्यों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती है। ये चमकीली होती है, ये चांदी जैसी सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती है, ये ताप व विद्युत की सुचालक होती है, ये तन्य होती है। तन्य क्या होता है? खींचने पर तार के समान तार का रूप ले लेना और इसको तार के रूप में खींचा जा सकता है। ये आघातवर्ध्य होती है, इसको पीटकर महीन चादरों में डाला जा सकता है। ये प्रतिध्वनि पूर्वक होती है। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण हैं। पारा धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव। अधातु दिए गए निम्न गुणों में से प्राय कुछ को या सभी को प्रदर्शित करती है। ये विभिन्न रंगों की होती है। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती है। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्धनीय नहीं होती। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातुओं के उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु व अधातु के बीच के गुण दर्शाते हैं, उन्हें उपधातु कहा जाता है, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक और जबकि शेष मानव निर्मित है। अधिकतर तत्व ठोस हैं। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस है। 2 तत्व पारा और ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव है। गैलेनियम और सीजियम तत्व कमरे के तापमान पर कुछ अधिक तापमान पर द्रवावस्था ले लेते हैं। ये कमरे के तापमान जो 303 केल्विन से कुछ अधिक ताप पर ये किस में आ जाते हैं? द्रवावस्था में। कौन? गैलियम और सीजियम। यौगिक क्या होते हैं? एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना होता है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं? क्रियाकलाप 2.10। कक्षा को 2 समूह में विभक्त किए। 2 समूहों को 50 ग्राम लोहे का चूर्ण, 3 ग्राम सल्फर और 1 चीनी मिट्टी की प्याली दें। समूह 1 लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाएं। समूह नंबर 2 लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाएं। मिश्रण को तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करें। अब ज्वाला को हटा दें, मिश्रण को ठंडा होने दें। समूह 1 व 2
प्राप्त सामग्री को चुंबकीय गुणों की जांच करें। सामग्री के निकट एक चुंबक को ले जाएं, जांच करें कि क्या सामग्री चुंबक की ओर आकर्षित होती है। दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री के रंग और बनावट की तुलना करें। प्राप्त सामग्री के एक भाग में कार्बन डाइसल्फाइड मिलाएं, मिश्रण अच्छी तरह मिलाएं, छान लें। प्राप्त पदार्थ के दूसरे भाग में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाएं। इस क्रियाकलाप के लिए अध्यापक का निर्देशन आवश्यक है। इस क्रियाकलाप को लौह और सल्फर तत्वों के साथ अलग अलग दोहराएं। अवलोकन नोट करें। समूह एक द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन है। यह रंगहीन, गंधहीन, ज्वलनशील है। इसकी ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में न करें। समूह नंबर 2 द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है। यह रंगहीन गैस है। इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी आती है। आपने पाया कि दोनों समूहों द्वारा प्राप्त पदार्थ भिन्न भिन्न गुणों को दर्शाता है। यद्यपि आरंभ में दिए गए पदार्थ समान थे। समूह 1 की क्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ, जबकि समूह 2 की क्रिया के फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन हुआ। समूह 1 द्वारा प्राप्त सामग्री 2 विलयनों का मिश्रण है। दिए गए पदार्थ लोहा और सल्फर। अब देखो मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या है। मिश्रण और यौगिक में अंतर पढ़ें। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। तत्व और यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी दिए गए यौगिक का निर्माण नहीं करते। यौगिक क्या होता है? तत्व क्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं। नंबर 2, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है और इसमें क्या है? नए पदार्थों का संगठन सदैव स्थायी होता है। मिश्रण क्या है? मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुण धर्म को दर्शाता है। जो घटक के गुण धर्म है उसको दर्शाता है। यौगिक क्या होता है? नए पदार्थ के गुण धर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। ठीक है। अब नंबर 4 है घटकों को भौतिक विधि द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। और इधर यौगिक में क्या है? घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। देखो पदार्थ, इसके बाद क्या है कि मिश्रण को उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण समान होते हैं। जो मिश्रण है, मिश्रण के जो गुण हैं, तो उसमें जो मिले हुए तत्व हैं उसके गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। समूह 2 द्वारा प्राप्त सामग्री यौगिक। समूह दोनों तत्वों की तीव्रता से गर्म करने पर हमें यौगिक पाया जिसका गुण मिले हुए तत्वों से पूरी तरह भिन्न था। यौगिक का संगठन यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ में समान है। हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर समान। इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थ की भौतिक और रासायनिक प्रवृत्ति को निम्न आरेख द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं कि पदार्थ जो है ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाएं होती है। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। मिश्रण में क्या है? कोई नियत संगठन नहीं होता। शुद्ध पदार्थ पढ़ते हैं। तत्व और यौगिक। तत्व क्या होते हैं कि सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किए जा सकते। तत्व को सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सब। यौगिक क्या होते हैं? नियत संगठन रासायनिक व वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा घटक तत्व में विघटित किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए जल, मीथेन, चीनी, नमक, ये क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। अब मिश्रण समांगी और विषमांगी। समांगी क्या होते हैं? समान संगठन होते हैं। उदाहरण के लिए जल में चीनी जो मिल जाए, घुल जाए, उसको समान संगठन कहते हैं। जल में नमक, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर, जल, अल्कोहल आदि। असमान इसमें क्या होते हैं? असमान में दोनों असमान होते हैं, घुलते नहीं हैं। जैसे बालू मिट्टी और नमक, चीनी और नमक, लकड़ी, ठीक है, रक्त है, तेल में जल, ये भी एक विषमांगी मिश्रण। तो बच्चों हमारा लेसन ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगले वीडियो में हम इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।